खास तो मैं आज भी हूँ। भाई और भाभी का मैं सबसे बड़ा चहेता हूँ। मुझे 120% भरोसा है कि मुझे टिकट मिल रही है। आपको लगता है कि विपिन सिंह परमार एक ऐसे नेता है जिन्होंने दूसरी पंक्ति का नेता तैयार होने नहीं दिया? ये तो मैं आरोप लगाता हूँ। ठेकेदारों को परेशान किया हुआ है। 30% दे दो, 15% दे दो, एक 20 लाख का ठेका है, 2 लाख मुझे दे दो। यार दिमाग खराब हुए हैं आपके। आप क्या कर रहे हैं? आप सैलरी लो, अपनी काम करो। अगर कोई मेरे से पूछना चाहेगा, कोई बड़ा नेता भाजपा का या कोई भी, तो मैं उसको एविडेंस भी दूंगा। कुछ लोग मेरे संपर्क में आए हैं, मैं तो हैरान हूँ कि लोगों ने ट्रांसफरों के पैसे खाए हैं। अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला, उसके बाद तो शायद कोहराम शुरू ही हो जाएगा। देखिए, हो सकता है मुझे इलेक्शन भी लड़ना पड़े। और जिस तरीके से, वही शब्द इस्तेमाल करूंगा, कोहराम, और जिस तरीके से वो कोहराम सा आपने मचा दिया है, आशीर्वाद किसका? आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी का। वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है और मैं भ्रष्टाचार के मैं भी विरुद्ध हूँ। प्रवीण शर्मा सशक्त लग रहे हैं कि टिकट मिल गई। बिल्कुल मिल गई है, ये आप मान के चलो। आपको लगता है कि मंडल आपका नाम भेजेगा? कभी नहीं, मंडल आएगा। नमस्कार, जय भारत न्यूज में आपका स्वागत है। शख्सियत कार्यक्रम लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस बार चुनावी बिगुल बज चुका है। विधानसभा चुनाव जो हैं अब कुछ ही समय में होने बाकी हैं। आचार संहिता कभी भी लग सकती है आजकल में, और वहीं पर राजनीति में आजकल कोहराम मचा हुआ है। कोहराम शब्द का अभिप्राय इसलिए भी है, सुलह विधानसभा क्षेत्र में आजकल एक शख्सियत ने कोहराम मचा के रख दिया है। वहाँ से स्थानीय विधायक विपिन सिंह परमार, मौजूदा वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके लिए एक चुनौती पेश करता हुआ एक तेज तर्रार नेता जो उभर कर सामने आया है। यूँ कह सकते हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं पेशे से, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, संघ की शाखाएं भी लगाई हुई हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रवीण शर्मा जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वैसे तो आपने एक बहुत बड़ा शब्द कह दिया, शख्सियत जी। शख्सियत अभी बननी है जी। लेकिन रास्ते में चल पड़े हैं। बहुत रास्ता तय कर लिया है, थोड़ा सा बचा है, फिर शख्सियत भी बन जाएंगे। लेकिन आपने और भी एक शब्द कहा, कोहराम जी। तो आपके लिए कोहराम, आप भी बिल्कुल जो पत्रकारिता होती है उसमें ये शब्द जो हैं वो बड़े मायने रखते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसमें अगर किसी को कोहराम लगे, किसी का कोई बेराम हो या कुछ हो, उसमें नहीं, लेकिन मैं अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। सबसे पहला सवाल प्रवीण जी इसी से, कोहराम शब्द का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि इस तरीके से जो अभिप्राय कोहराम का है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से राजनीति में आपने गर्माहट पैदा कर रही है, सुलह विधानसभा क्षेत्र से जिस तरीके से आप दावेदार बनकर सामने आए हैं, इकलौता दावेदार इस वक्त स्थानीय विधायक विपिन सिंह परमार थे, और आपने, या यूं कह सकते हैं, उनको कड़ी चुनौती दे दी है। इस बार क्या कुछ लगता है प्रवीण शर्मा इतना खास जिस शख्स के था, आज उसी के लिए चुनौती पेश कर रहा है, ऐसा क्यों? प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। खास तो मैं आज भी हूँ। भाई और भाभी का मैं सबसे बड़ा चहेता हूँ। हाँ, देखिए, राजनीति में एक दूसरे को काटने की एक सिस्टम होता है, षड्यंत्र करना। ये कि हाँ, हम भोले भाले थे, हमें राजनीति का इतना ज्ञान नहीं था। अब तो हम पूरी तरह से सीख चुके हैं किस तरह से काटना है, किस तरह से आगे आना है, किस तरह, वो सब मेरे भाई साहब ने मेरे को सिखाया है। मैं भाई साहब का ऋणी हूँ। दूसरी बात, रिलेशन उनके साथ हमेशा रहेंगे, उनके साथ प्यार मोहब्बत उसी तरह से बरकरार है। तीसरी बात ये है कि चुनौती आपने कहा, लेकिन मैं इसे चुनौती नहीं कहता हूँ, मैं इसे कहता हूँ ये हक की लड़ाई है। और हमारी तीसरी पुश्त चल रही है। और मेरे पिताजी बार बार कहते थे, मुझे आज भी याद है कि मेरा नाम मुन्ना बोलते थे मेरे को आज भी याद है, ये मुन्ने यार एक बारी ना मैं भी इलेक्शन लड़ना है MLA। और वो इतने जुझारू नेता थे, इतने जुझारू नेता थे कि पूछो मत। उनका एक बार सिर फाड़ दिया गया था मेरे सामने देखने के बाद, और हम इतने लाचार थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि कांग्रेस बहुत सशक्त थी। हमारे अभी हम पोस्टर लगाते थे, हमारे सामने फाड़ देते थे। अभी हम बैनर लगाते थे, हमारे सामने फाड़ देते थे। तो शांता कुमार जी के लिए अगर परेड में कोई वर्कर होता था तो एक आत्माराम जी मेरे पिताजी, और एक पिताजी आके मुझे कहते थे बेटारा लगा यूरिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने कुनबा जोड़ा और उनके प्रधान बने शांता जी के 2, उसमें मेरे पिताजी थे।
तो ये वक्त हमने देखा तो वो बार बार कहते हैं मुन्ने यार मैं भी एक बार ना, बस बाकी सारियाँ हुई हैं। वो शौकीन थे, जैसे मतलब नाता भारतीय जनता पार्टी से बड़ा पुराना है। बहुत। जिस तरीके से आपके पिताजी उस समय शांता जी के खेमे से सिर्फ 2 ही व्यक्ति जीत कर आए थे प्रधान। बिल्कुल, बिल्कुल। एक आपके पिताजी थे जो फेरेड के प्रधान बने, दूसरा दरंग के प्रधान जो पूर्व विधायक प्रवीण शर्मा। 2 ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे, या यूं कह सकते हैं लोगों में से सिर्फ 2 ही व्यक्ति। तो आपका जो जुड़ाव है भारतीय जनता पार्टी से बड़ा पुराना रहा है। बिल्कुल। लेकिन विपिन सिंह परमार ही क्यों चुने? सुलह विधानसभा क्षेत्र से आप स्थानीय निवासी हैं। विपिन सिंह परमार के आप बहुत खास थे, लेकिन उनको चुनौती देते नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है, हमारा जो इलाका था, जो फरेड है, वो पालमपुर में था जी। और पालमपुर में उस समय अभी तक हमारे जो प्रवीण शर्मा जी हैं उनका भी नाम नहीं था, क्योंकि उस समय डॉक्टर शिव कुमार जी, और उस समय की राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ जब डॉक्टर शिव कुमार जी एमएलए होते थे या शांता जी एमएलए होते थे, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब हमारे पिताजी का देहांत हुआ तो उसके पश्चात जो है वो उनका नाम आया प्रवीण शर्मा का। तो सुलह में जो था वो सुलह में कुछ नेता थे जो टिकट के चाहवान थे, लेकिन देखिए संगठन की एक व्यवस्था है, संगठन एक व्यवस्थित तरीके से चलता है, उसमें अलग तरह से सोचा जाता है। हम सोच रहे हैं कुछ या कौन कैसे सोच रहा है उसमें उसकी कोई मायने नहीं रखती। तो उस समय एबीवीपी से परमार जी निकले थे, और परमार जी, ऐसा नहीं है परमार जी में उस समय एक अच्छा, और आज भी उन्होंने अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं। सुलह में आज विकास का जो रोल मॉडल उन्होंने बनाया वो उन्होंने ही बनाया है, वो नहीं बना सकता कोई। देखिए मेरी लड़ाई तो मेरे हक की लड़ाई है। मैं तीसरी पुस्त की बात कर रहा हूँ, पहली मेरे दादाजी के समय से ही भारतीय जनता पार्टी बनी है, मैं ये बोल रहा हूँ दादाजी के समय से। और दादाजी मेरे, उसके बाद मेरे पिताजी, और पिताजी 16 विधानसभा से 18 विधानसभा क्षेत्र का एक जिला होता था कांगड़ा, अब तो 4 विधानसभा का एक जिला बना दिया। उस समय उसका प्रतिनिधित्व करते थे किसान मोर्चा में, और लड़ाइयाँ लड़ी, ऐसा नहीं कि वो किसान मोर्चा बन के घर में बैठ गए, वो जो झाड़ू थे, और वो बार बार बोलते यार एक बार लड़ना। अब क्या बता उनकी मनसा जो उनकी ईश्वर ने, और क्या बता वो ऊपर से मेरे को वही आशीर्वाद दे रहे हो, आज वो स्वर्ग में। लेकिन वो उनकी एक शौक जो रह गया, उनका जो एक इच्छा रह गई है वो पूरी हो रही है। और मुझे पता है, मुझे 120% भरोसा है कि मुझे टिकट मिल रही है। और क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण मैं बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 0% टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करते, और उन्हें एक एक चीज़ का ज्ञान होता, उन्हें कुछ सिखाने की ज़रूरत। अमित शाह जी, उन्हें कुछ सिखाने की ज़रूरत। यहाँ पर आरोप लगे हैं, और मुझे ये भी सुनने में, देखिए आरोप लगे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं आरोप लगा रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमारे बिल्कुल साफ सुथरे, लेकिन आरोप लगे हैं और सरेआम लगे हैं। मैं नहीं, हर कोई बोल रहा है। दूसरा, अब उन आरोपों में कितनी सच्चाई, लेकिन मुझे ये भी सुनने में आया है कि 4 सीट में भी विद एविडेंस कुछ कांग्रेसियों ने इनके नाम। अब भाजपा इतनी, अगर उन्होंने अपनी पूरी जांच कर ली होगी कि आरोप सही है या नहीं है, वो दोनों अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस विषय में सक्षम है। तो दूसरा नाम प्रवीण शर्मा है, दूसरा कोई नाम, तीसरा आज दिन तक सुलह में दूसरी पंक्ति का नेता तैयार नहीं हुआ। आपको लगता है कि विपिन सिंह परमार एक ऐसे नेता है जिन्होंने दूसरी पंक्ति का नेता तैयार होने ही नहीं दिया? ये तो मैं आरोप लगाता हूँ, ये तो मैं सरेआम आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि भाई साहब ने ये काम तो किया है। संतो बंतो की राजनीति है, संतो बंतो में बार बार बोलता हूँ, संतो बंतो हो सकता है कि शब्दों का कुछ हेर फेर हो सकता है मैं ऐसे मजे भी ले रहा हूँ संतो बंतो, लेकिन नहीं, संतो बंतो क्या है, वो एक डम्मी। मैं आपको बता सकता हूँ कौन डम्मी, मैं एक एक बंदे का नाम बता सकता हूँ। जो काम करने वाला है, बेशक उसको संगठन में जगह मिल गई, वो भी उतना ही रहेगा उतना जितना आदेश आएगा, आदेश से आगे नहीं जाता है भाई साहब। व्यवस्था, संगठन क्या है? संगठन ये है कि आपका जो कार्य है वो डिवाइड होना चाहिए। ये कार्य ये देख रहा तो यही देखेगा, इसको देखने दो, ये करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे 1 मैन शो है, 1 मैन शो, और उसके आगे पीछे धुरी जो है वो घूमती है। अगर मुझे टिकट मिलती है और अगर मैं एमएलए बनता हूं तो मैं अगली बार सबको बोल लूंगा भाई जो वो टिकट। विपिन सिंह परमार का इतना करीबी प्रवीण शर्मा आखिरकार अलग किस तरीके से हो गया? आप बहुत ज़्यादा करीबी थे, कहाँ पर वो खाई आई या कहाँ पर वो दरार पड़ गई कि आज प्रवीण शर्मा जो हैं वो खुद उनके लिए एक चुनौती बन गए हैं?
ऐसा है, जहाँ तक करीबी की बात है, करीबी में आज भी हूँ। मुद्दों की लड़ाई उसमें अलग हूँ। मुद्दों, देखिए, करप्शन के विरुद्ध हूँ मैं शांता जी को अपना आदर्श मानता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। वो करप्शन के विरुद्ध हैं, वो नहीं करते करप्शन, और करप्शन टॉलरेट भी नहीं करते हैं। तो मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ, इसलिए मैं करप्शन, देखिए भाई साहब, आरोप हैं, सही है गलत है ईश्वर जाने, वो तो भुगत, जिसने किया जिसने नहीं किया वो अलग विषय। लेकिन इस तरह की बात शांता जी की गंगोत्री में पहली बार हुई। अब दूसरी बात आपने कही कि करीबी, भाई साहब करीबी तो मैं आज भी हूँ, ऐसा नहीं है। रिलेशन की बात है, रिलेशन आज भी मेरे भाई साहब के साथ उतने रहेंगे। मैं आज भी उन्हें आदर सत्कार मान सम्मान पूरा उनको दूंगा बड़े भाई के नाते। लेकिन मुद्दे की लड़ाई है, हक की लड़ाई, ये तो मैं लड़ूंगा। और मैं टिकट की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ और उनसे ज़मीन जायदाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टिकट की बात कर रहा हूँ। मेरा हक है, मेरी तीसरी पोस्ट है। और बताएं मुझे, मैं बीजेपी का कहाँ से हूँ? एक तथाकथित नेता ने कहा ये तो कांग्रेसी बन गया। बताएं कैसे बन गया कांग्रेसी? मैं मीडिया पर भारी रहा और ज़बरदस्ती आपने निकाल दी यार। इसलिए निकाल दी क्योंकि मैंने करप्शन के विरुद्ध आवाज़ उठाई। आपके कच्चे चिट्ठे खोले, मेरे पास तो प्रूफ है आपके। मांगे मेरे से कोई, मांगे क्या, भेज भी दिए हमने। तो मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे साथ षड्यंत्र रचा। तो इन्होंने षड्यंत्र रच के किया रहे, तो बड़ा बोलता है, इसको बाहर निकालो, मीडिया पर भारी से निकाल दिया। लेकिन मैं बीजेपी का हूँ यार, तो क्योंकि पद नहीं है मेरे पास। प्रवीण शर्मा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं उन नेताओं की अब वो कमी खलने लग पड़ी है? जिस तरीके से पुराने नेता होते, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, अब वो नेता नहीं रहे। जिस तरीके से आपने कहा है कि कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया, कच्चा चिट्ठा आपके पास है और आप समय समय पर वो उस आवाज़ को बुलंद भी करते रहते हैं। आपको लगता है ये जो संगनात्मक जिला आपका है, जो करप्शन की आप बार बार बात करते हैं, कहीं ना कहीं करप्शन ने खोखला तो नहीं कर दिया संगनात्मक जिले? बिल्कुल कर दिया है, बिल्कुल कर दिया है। बाकी छोड़ो, सुलह की बात करता हूँ। सुलह में ऐसे अफसर हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ठेकेदारों को परेशान किया हुआ है। 30% दे दो, 15% दे दो, 20 लाख का ठेका है, 2 लाख मुझे दे दो। यार दिमाग खराब हुए हैं आपके? आप क्या कर रहे हैं? आप सैलरी लो, अपनी काम करो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों नहीं बोला जाता उनको? बाहर करो, सस्पेंड करो, चार्जशीट करो उनको। भाई साहब करोड़पति बन गए ठेकेदार, आपके अधिकारी अपने सैलरी से तो हाथ ही नहीं लगा रहे हैं। अगर गलती से मैं बढ़ गया ना, इन अधिकारियों को जो जिस तरीके से बोलते हैं, जिस अधिकारियों की आपने बात की, इन अधिकारियों को किसका आशीर्वाद प्राप्त है? बिना आशीर्वाद के तो इन अधिकारी कुछ कर नहीं सकते। इस तरीके से आपने आरोप लगाया, कहीं ना कहीं तो आशीर्वाद इन अधिकारियों को किसी का मिला हो। ऐसा है, आशीर्वाद नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप अपनी आंखें भी बंद करके रखेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, अगर आपको लोग बार बार आके बोल रहे हैं कि ये अधिकारी ये कर रहा है, ये कर रहा है, और आप ऊँ करके भाग जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, उन्हें भी पता, पर बीच में हम इस विषय पे नहीं जाना चाहता हूँ मैं। देखिए मेरे, आप मानते हैं प्रवीण शर्मा की संगनात्मक जिला जो है उस पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर? 120%। और अगर कोई मेरे से पूछना चाहेगा, कोई बड़ा नेता भाजपा का या कोई भी, तो मैं उसको एविडेंस भी दूंगा। सुलह की बात नहीं कर रहा हूँ, ये संगठनात्मक जिला की बात कर रहा हूँ। मतलब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये आपका कहना बिल्कुल है। प्रवीण शर्मा जी, आप एक तरफ कहते हैं कि मेरे बड़े भाई हैं, नाता भी बहुत पुराना है, जुड़ाव भी बहुत पुराना है, आशीर्वाद भी अब वो आपको देंगे, लेकिन देंगे तो क्यों देंगे? अपनी सीट क्यों देंगे वो आपको? नहीं, उनसे थोड़ी मांग रहा हूँ मैं सीट, आशीर्वाद मांग रहा हूँ। सीट तो माननीय नरेंद्र मोदी खाली कर देंगे आपके लिए? वो थोड़ी करेंगे, वो तो कभी चाहेंगे नहीं कि मैं जाऊँ, मैं छोड़ूँ। अरे कौन चाहता? हमारी सारा पागल थोड़ी होती है दुनिया, हम पागल हैं, जुनूनी आदमी है, वो थोड़ी है, वो थोड़ी चाहेंगे कभी। आजकल मीडिया के गलियारों में प्रवीण शर्मा का नाम काफ़ी चल रहा है। जिस समाचार समूह से आप जुड़े हैं, पिछले कुछ दिन पहले उनका साक्षात्कार लिया, बहुत सारे ऐसे मीडिया समूह हैं जो आपका साक्षात्कार ले रहे हैं। जिस तरीके से प्रवीण शर्मा ने कोहराम मचा दिया, वो शब्द फिर कहूँगा, कोहराम शब्द का अभिप्राय मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एक और एक नाम सुलह विधानसभा क्षेत्र से था, वो स्थानीय विधायक विपिन सिंह परमार का था। लेकिन आपकी एंट्री के बाद शायद परिस्थितियां बदलें, शायद चिंतन और मंथन जो है भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा, जिस तरीके से आपने कहा है। प्रवीण शर्मा जी,
प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? जिस तरीके से सुलह विधानसभा क्षेत्र से आप टिकट की मांग कर रहे हैं, ऐसे वो कौन से काम नहीं हुए हैं जो सुलह विधानसभा क्षेत्र में आपकी नज़र से होने चाहिए थे? बिल्कुल, एक तो मैं सबसे पहले देखिए भाई साहब हैं, इन्होंने बहुत काम किया है। सुलह में आज की डेट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हुई है वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाई है और हमारे भाई विपिन सिंह परमार जी ने करवाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार नहीं रुका है, फैला है। ये मेरी प्राथमिकता होगी। जो भ्रष्टाचारी होगा उसको 4 सीट छोड़ो, मैं अंदर करवाने की कोशिश करूँगा, नंबर 1। नंबर 2, बदला बदली बहुत हुई है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा बता दूँ आपको, कुछ लोग मेरे संपर्क में आए हैं, मैं तो हैरान हूँ कि लोगों ने ट्रांसफ़रों के पैसे खाए हैं। पैसे खाए हैं, 1 महीने की सैलरी दे दो, ट्रांसफ़र करा लो। बंद, बिल्कुल बंद करूँगा। पहले दूसरी प्राथमिकता, एक बार 5 साल के लिए आपको मैं घर के पिछवाड़े में बैठा दूंगा। आप स्कूल में लगे हो, आपको स्कूल में बैठा दूंगा मैं। आप गरम गरम आपने चावल घर में खाओ, भोजन घर में करो, लेकिन उस स्कूल को मॉडल बना के दो मुझे। 6 घंटे काम मत करो, 10 घंटे काम करो। ट्यूशन भी वहीं पे लो आप स्कूल में, उन बच्चों को आप क्रीम बनाओ। हमारे सुलह में चंगर बेचारा इतने दूर दूर है, कहाँ जाएंगे, कहाँ बढ़ेंगे। लेकिन वो भी, उनकी भी इच्छा है कि हमारे बच्चे एक मॉडल टाई लगा के आए, टाई वाला सिस्टम, बड़ी स्कूल बनाएंगे। ऐसा उनको, उनसे काम लूँ। काम इसीलिए ले सकता हूँ मैं प्रदीप जी, अगर मैं उनको तंग नहीं करूँगा तो कर्मचारी को तंग नहीं करूँगा। चाहे कांग्रेस बीजेपी, कोई मुद्दा नहीं है। प्राथमिकता भाजपा, और दूसरी अगर कांग्रेस के होंगे उनको भी एडजस्ट करेंगे, एक म्यूचुअल बनाएंगे सिस्टम सारा। तीसरी, नशे का बहुत ज़्यादा कारोबार है। नशे का कारोबार इतना फैला हुआ है कि पूछो मत, उसके लिए एक अलग प्लान बनेगा। चौथा, बेरोजगारी। भाई साहब बेरोजगारी, अब बेरोजगारी दूर करना कोई आसान काम नहीं, किसी में भी दम नहीं है। मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ, कोई माइकल लाल बोल दे कि मैं सबको रोजगार दूंगा, कभी हो ही नहीं सकता। इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब आपको पता है स्वरोजगार के लिए सरकार ने 3600 स्कीमें चलाई हैं। उन स्कीमों को अपनी सुलह में बैठ के बच्चों को मैं तैयार करूँगा। और ईश्वर की दया से, वैसे तो मेरी बड़ी औकात नहीं है, 300-400 करोड़ की औकात नहीं है, 100, 500, 200, 1000 की औकात है मेरी तो, लेकिन मेरे लिंक बड़े हैं। काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके साथ मेरे लिंक हैं। काफ़ी बड़े अच्छे लोग हैं, उनके साथ एक प्लानिंग करके कोई छोटे छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, युवाओं को किस तरह से उनको काम पे लगाएंगे। भाई साहब काम पे लगाएं, काम करो, पैसा कमाओ, और जिस दिन सभी अपने घर में सुख समृद्धि से होंगे, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। और मैं समझूंगा कि वाकई, आपको पता है मैं समाज सेवा में लगा रहता हूँ, दिन रात समाज सेवा कर रहा हूँ। विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने समाज सेवा की है और बड़ी आशीर्वाद लिए। देखिए, दुआएं और बद्दुआएं साथ में चलती हैं, और कुछ नहीं जाता। जब सिकंदर गया तो ऐसे उसने बोला मेरे हाथ बाहर खाली निकाल दो, वो इसलिए कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। उसके साथ क्या गया, दुआएं और बद्दुआएं। कुछ लोगों ने बोला होगा यार इन्नी कितना के इन्नी पैसे तो खा दे, भ्रष्टाचार ही था कितना। कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार, ही इज़ द गुड पर्सन। तो मैं तो दुआएं लेके मरना चाहता हूँ। वाकई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए मेरे को, मैं दुआएं लेके जाऊंगा। ये मैं अपना, देखिए मुझे ये पद मिले ना मिले, लेकिन ये मैं करूंगा। आपको देख के एक बात याद आ रही है, जिस तरीके से भेदी शब्द, वो आपने सुना होगा। भेदी इसलिए क्योंकि आपको भौगोलिक स्थिति का पूरा ज्ञान है। जिस तरीके से आप पत्रकार हैं, 64 पंचायतें आपके पास सुलह विधानसभा क्षेत्र की हैं। यूँ कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र सुलह है। 1 लाख से ऊपर मतदाताओं की संख्या है, जिस पे लगभग 79 से 80 हज़ार जो है मतदाता वोट करता है। घर का भेदी लंका ढाए, भेद आपको सारे पता है, इसलिए आप चुनौती पेश कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं? नहीं, घर का भेदी लंका ढाए वो तो विभीषण था ना, मैं विभीषण थोड़ी हूँ। मैं तो श्री राम का अर्जुन है, श्री राम के अर्जुन है। श्री राम का पूरी तरह से एक कृष्ण के अर्जुन तो नहीं, एक सेवक हूँ श्री राम जी का। हाँ देखिए, कुछ अच्छे के लिए विभीषण जी ने भी कुछ गलत नहीं किया था, उन्होंने भी कुछ अच्छे के लिए किया। रावण जी की अपनी वो थी, लेकिन ये अलग विषय है। देखिए, जहाँ तक भेद की बात है, वो मुझे सुलह की एक आज बात करूँ, 130 बूथ हैं हमारे।
130 बूथों में हर बूथ में मेरा व्यक्ति है। 2-3 बूथ हैं, व्यक्ति मेरे हैं। संगठन में मेरी अपनी पकड़ है, मैं बताता नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं बताता हूँ, मेरे भाई बड़े चुस्त हैं, मैं उनसे बचा के रखता हूँ सबको। मान नहीं रहे लोग, आप आओ। आज भी वो लोगों ने रख दिया एक प्रोग्राम। मैंने कहा यार मैंने नहीं भाई, आपने घर नहीं रहने तो देख लेंगे, जो होगा देख लें। अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला, उसके बाद तो शायद को राम शुरू ही हो जाएगा। अभी हम डिसाइड करेंगे, टिकट तक तो इंतज़ार करेंगे, टिकट तक तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके बाद देखिए, हो सकता है मुझे इलेक्शन भी लड़ना पड़े, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन करनी है तो आपको आगे आना ही पड़ेगा। मतलब प्रवीण शर्मा तैयार हैं? लगभग तैयार है, लेकिन अभी तक जो मेरी कोर कमेटी है, जो मुझे वो आदेश करेगी, उसमें देखो मेरे भाई साहब। सर, आशीर्वाद किसका प्राप्त है? आप इतने वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, जिस तरीके से आपने हुंकार तो भर दी है, आशीर्वाद या किसी का आशीर्वाद तो आपके ऊपर है। इस तरीके से प्रवीण शर्मा जिस तरीके से एक दबंगई से सामने आ रहे हैं, और जिस तरीके से, वही शब्द इस्तेमाल करूंगा, कोहराम, और जिस तरीके से वो कोहराम सा आपने मचा दिया है, आशीर्वाद किसका? आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी का। वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, और मैं भ्रष्टाचार के मैं भी विरुद्ध हूँ। उन्हीं का आशीर्वाद होगा, और किसी का होना मुझे, और मुझे कोई नहीं जानता, और सब मेरे विरुद्ध ही हैं। वो बोलते हैं नहीं प्रवीण नहीं चाहिए, ये बोलिंदा होंदा। तो भाई मेरे ऊपर तो पूरा आशीर्वाद है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, और जितने अच्छे भाई साहब देंगे आशीर्वाद? भाई साहब का तो आशीर्वाद हमेशा है मुझे, और रहेगा। भाई और भाभी जी का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। वो कोई कमी नहीं है। देखिए, मुद्दे की लड़ाई है, टिकट की लड़ाई लड़ना कोई बुरी बात नहीं। टिकट की लड़ाई लड़ रहे हैं, और टिकट में हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं, और मुझे लगता है टिकट मुझे ही मिलेगी। लेकिन लड़ाई तो सिर्फ टिकट तक है ना। अगर भाई साहब को मिलेगी तो हम उनके साथ चलेंगे, अगर मुझे मिलेगी तो मेरे साथ चलेंगे। हम वो रिलेशन थोड़ी ख़राब करेंगे। सशक्त आप लग रहे हैं, जिस तरीके से आप की जो बातें हैं उस तरीके से निकल कर सामने आ रही हैं। प्रवीण शर्मा सशक्त लग रहे हैं कि टिकट मिल गई है। बिल्कुल मिल गई है, ये आप मान के चलो, ये मिल गई है, और एक रिकॉर्ड मतों से। जिस तरीके से आपने उस एविडेंस का जिक्र किया, वो एविडेंस आप कह रहे थे कि वो पूरा कच्चा चिट्ठा अपने पास रखते हैं। जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से कच्चा चिट्ठा रखते हैं, क्या वाकई कच्चा चिट्ठा उनके पास पहुंच गया होगा? वो खुद ही जांच कर रहे हैं, और उन्होंने कर ली है जांच, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब वो मेरे से मतलब आपने जहां दस्तावेज पहुंचाने थे, प्रवीण शर्मा ने पहुंचा दिए। बिल्कुल। और दूसरी ये है कि टिकट की लड़ाई है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर कल को मैं एमएलए बनता हूँ तो मैं अगली बार मैं बोल लूँगा अपने संगठन के लोगों, यार आप भी भेजो यार, क्या दिक्कत क्या है। जाने जाइए 50-100 नाम, एक को मिलेगा ना टिकट, यहाँ से तो जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता है? अब अगर आप में हिम्मत है तो मेरा नाम मंडल से भेजिए जरा, मैं मांग रहा हूँ, सर आप मांग रहा हूँ, मैंने तो सबको बायोडाटा भेजिए। अगर आपको लगता है कि मंडल आपका नाम भेजेगा? कभी नहीं मंडल आएगा। मंडल की बात तो तब होती है तो 1 मैन शो है, एक मैं ही, दूसरा ना कोई, ऐसा नहीं होगा। अब खत्म होगी राजनीति है ना। प्रवीण शर्मा यूँ कह सकते हैं कि आशीर्वाद लेके आ गए। और सबसे बड़ी बात कहूँ मैं आपको प्रदीप जी, मैं अपना जो आदर्श है वो माननीय शांता जी को मानता हूँ, और शांता जी भ्रष्टाचार के खिलाफ। सर एक बात मेरे को, शांता जी की आपने बात की, शांता कुमार जननायक, चाणक्य, कुछ भी कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के। जब भारतीय जनता पार्टी का वजूद हिमाचल प्रदेश में नहीं था तो वो ऐसे नेता थे, या यूं कह सकते हैं संस्थापकों में से एक थे। मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार जी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, वो उन पंक्तियों के नेताओं में आते हैं। पिछले कल एक वक्तव्य उन्होंने दिया कि पालमपुर से, या यूँ माफ़ कीजिए, जिला कांगड़ा से एक भी ब्राह्मण चेहरे को टिकट नहीं। क्या वो प्रवीण शर्मा वो चेहरा बन सकते हैं इस बार? देखिए, ऐसा है कि अगर ब्राह्मण नेता की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में जिला कांगड़ा में ब्राह्मण नेताओं की भरमार है। प्रवीण शर्मा उसमें शायद बिल्कुल अंतिम पायदान पे हो शायद, लेकिन हाँ, उन्होंने ये वक्तव्य तो दिया है, बोला टिकट नहीं मिल रही, ये वक्तव्य दिया है। एक भी टिकट, पिछली बार ऐसा हुआ था, पिछली बार एक भी ब्राह्मण नेता को टिकट नहीं मिली थी, और इस बार उन्होंने ये कहा था कि जो ब्राह्मण सभा है वो ये कह रही है, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है कि जी ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही है, तो अनदेखी को उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उसमें बुरी बात भी नहीं है। और दूसरी बात, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं अपनी सुलह की बात करूं,
तो मेरा और मेरे पिताजी जब प्रधान रहे थे या जो भी उन्होंने राजनीति की, उनका सबने साथ दिया, सभी ने। और जो मैंने 2 इलेक्शन लड़े उसमें भी मेरा सभी जातियों ने साथ दिया। शांता कुमार का आशीर्वाद प्रवीण शर्मा को प्राप्त है या नहीं? वो तो हमेशा रहता है मेरे सिर पे। वो तो देखिए, मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। ये देखा जाता है कि शांता कुमार जी का जिसको आशीर्वाद मिल जाता है वो सीधा विधानसभा पहुंच जाता है। देखिए, शांता कुमार जी का आशीर्वाद की बात करूं मैं, शांता जी एक बात बोलते हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ो। अब वो भ्रष्टाचारियों को थोड़ी अपना आशीर्वाद देंगे, वो ईमानदार व्यक्ति को देंगे। अब पता नहीं वो आप किस एंगल से उसको लेते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बात कर रहा हूँ जातिवाद की, तो उसमें ऐसा है कि हमारा साथ सबने दिया। तीसरा, आप सुलह की एक स्मार्टनेस देखिए। क्या आपने ये देखा होगा कि 53% इसमें 53% जो है वो राजपूत और ब्राह्मण है, बाकी अदर कास्ट सबको मिला के है। आप मुझे ये बताइए, जगजीवन पाल जी 3 बार जीते हैं और अच्छे मार्जिन से जीते हैं। तो ये बताइए कि वहाँ पे जो जगजीवन पाल जी से संबंधित समुदाय, उनके कितने स्ट्रेंथ है? बहुत, सबसे लास्ट में, लेकिन वो जीतते हैं। इसलिए ये चीज़ें नहीं चलती हैं। हाँ देखिए, ब्राह्मण अगर अपना हक मांग रहे हैं तो उन्होंने मांगा है, वो कोई गलत बात नहीं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जातिवाद की बात की जाए तो सुलह में ये बिल्कुल भी नहीं चलता है। अगर ऐसा चलता तो राजपूत या ब्राह्मण ही आज दिन तक होता, जगजीवन पाल जी होते ही नहीं। मतलब सर, आशीर्वाद आपको मिल गया है? आशीर्वाद मिल गया है, शांता कुमार जी का मिल गया है। शांता जी का तो हमेशा ही है। अब मैं तो उनको आदर्श मानता हूँ। शांता कुमार जी का जिक्र इसलिए बार बार कर रहा हूँ, जिस तरीके से जिला कांगड़ा की बात की जाए, सबसे ज़्यादा सीटें जिला कांगड़ा की हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि दिशा और दशा निर्धारित जिला कांगड़ा कर देता है। जहाँ पर जिला कांगड़ा की जनता गई, सरकार उसी पार्टी की बन जाती है। तो अगर शांता कुमार के बिना जिला कांगड़ा की कल्पना करना एक नामात्र सब शब्द है। शांता कुमार जी फिर एक्टिव हो रहे हैं जिस तरीके से देखा जा रहा है। क्या शांता कुमार जी प्रवीण शर्मा की पैरवी करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उनके पास जब सारी बातें सामने आएंगी, आ रही हैं, तो वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, और कर भी रहे हैं। देखिए, उनको, वो एक ऐसे लीडर हैं जो ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से सुलह की गंगोत्री साफ रहे। लेकिन इस बार सुलह की गंगोत्री में देखो, बेशक छींटे बड़े हैं, अब हो सकता है वो साफ़ ही हो। मैं ये नहीं कहता कि ख़राब ही हो गई है, लेकिन छींटे पड़े हैं, तो छींटों के पीछे वो देखेंगे कि यार कोई ऐसा चेहरा लेके आओ। वो अब ये तो बड़े लेवल की राजनीति है, इसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, ये शांता जी का सपना रहता है कि भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। मतलब प्रवीण शर्मा जी सशक्त हैं इस बार? बिल्कुल, और मैं शांता जी को अपना आदर्श मानता हूँ। एक बार हमने शांता जी की एक बात कभी बचपन में सुनी थी कि निरंतर चलते रहो, निरंतर चलते रहो। अगर निरंतर चलते रहोगे तो पानी में इतनी ताकत है कि वो चट्टान को फाड़ कर रख देती है। तो हम तो निरंतर चले हैं, बाकी भविष्य और ईश्वर जाने और प्रकृति जाने। आश्वस्त हैं पूरी तरह। बहुत धन्यवाद सर आपका विशेष बातचीत के लिए। हो सकता है कि जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, मुझे इंडिपेंडेंट अगर नहीं मिलती है टिकट, वैसे तो मुझे मिलेगी, मुझे भरोसा है, क्योंकि तीसरा नाम ही नहीं है कोई। तो भाई साहब, और मतलब चुनाव ज़रूर लड़ेंगे? चुनाव हो सकता है, मैं जरूर, हो सकता है, ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़ूंगा, लेकिन हो सकता है मैं लड़ूं। कारण ये है कि लोग चाह रहे हैं कि अलग चेहरा हो। जी, बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद प्रदीप जी। ये थे प्रवीण शर्मा, पेशे से पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वर्षों पुराना नाता भारतीय जनता पार्टी से रहा है, संघ की शाखाएं लगाकर आए हैं, संघ से भी नाता इनका रहा है। और विशेष तौर पर खुलकर इन्होंने सारी बात रखी। भाई भाभी से इनका बैर नहीं, लेकिन आशीर्वाद वो इनको ज़रूर देंगे। सुलह से टिकट की मांग कर रहे हैं, और कोहराम शब्द का जो हमने इस्तेमाल किया वो वाकई में प्रवीण शर्मा ने आजकल राजनीतिक गलियारों में कोहराम मचा कर ज़रूर रख दिया। जिस तरीके से चुनौती पेश विपिन सिंह परमार को प्रवीण शर्मा दे रहे हैं, उससे कुछ देखते ऐसा ही लग रहा है। प्रवीण शर्मा को
हाईकमान का क्या आशीर्वाद प्राप्त होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रवीण शर्मा अपनी तरफ से बड़े आश्वस्त दिख रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उन पर विश्वास जताएगी। प्राथमिकताएं प्रवीण शर्मा जी ने गिना दी हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है संगनात्मक जिले का। सुलह में जो विकास होना चाहिए था वो विपिन सिंह परमार की देन है, ये भी प्रवीण शर्मा जी ने कहा। लेकिन प्रवीण शर्मा इसके उलट कहते हैं कि बदलाव की आवश्यकता है। 30 वर्ष का कार्यकाल बहुत होता है, अब उनको आराम करना चाहिए। भाई भाभी इनको आशीर्वाद देंगे। अब देखना पड़ेगा कि प्रवीण शर्मा जी को आशीर्वाद भाई भाभी देते हैं, हाईकमान क्या सोचता है। लेकिन चिंतन और मंथन अब भारतीय जनता पार्टी को अवश्य करना पड़ेगा। जिस तरीके से प्रवीण शर्मा ने अब चुनौती पेश कर दी है, प्रवीण शर्मा की आगामी राह क्या रहती है। हालांकि बड़े आश्वस्त अपनी टिकट के लिए है, लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर चुनाव लड़ना पड़ा तो आज़ाद तौर पर भी प्रवीण शर्मा चुनाव लड़ सकते हैं। अंक गणित बिगाड़ने में प्रवीण शर्मा सक्षम हैं, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि पत्रकार पेशे से रहे हैं, 24-25 सालों का अनुभव है। भौगोलिक स्थिति जो है सुलह विधानसभा क्षेत्र की वो रग रग से जानते हैं और हर परिस्थिति से प्रवीण शर्मा वाकिफ़ हैं। प्रवीण शर्मा जी का आगामी राह क्या रहती है, हाईकमान क्या फैसला लेता है, लेकिन इतना ज़रूर है इस सुलह विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की टिकट को लेकर चिंतन और मंथन करने में ज़रूर जो है वो डाल दिया है पार्टी को प्रवीण शर्मा ने। ये थी आज की शख्सियत प्रवीण शर्मा। अगली शख्सियत से आपकी मुलाकात जल्द करवाएंगे। आप देखते रहिए जय भारत न्यूज़। नमस्कार।